नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक सी क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं अपना उदय बैच, है ना। और इस उदय बैच के अंदर दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ अभी अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें अलग अलग जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जो सोशल साइंस यानी कि जो सामाजिक अध्ययन वाला हमारा विषय होता है उसे मेरे साथ डिस्कस करते हैं और आपके साथ अपनी आज की इस क्लास में हम लोग दोस्तों एक नए चैप्टर को आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका नाम है चुनावी राजनीति। और इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, वहां पर हमारा ये चैप्टर मौजूद है। आपके पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अध्याय है। बहुत बार आपके पेपर में आप देखते हैं कि यहां से सवाल बनता है, तो इसीलिए इस चैप्टर के बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं शुरू। चैप्टर का नाम होगा चुनावी राजनीति, सामाजिक अध्ययन हमारा सब्जेक्ट है और लेक्चर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्कशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं और किन किन बातों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर चुनाव क्या होते हैं और चुनाव आखिर कराए क्यों जाते हैं। उसके बाद किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनाव कराने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि वो जीते। तो ये जो आप देखते हैं कि कंपटीशन होता है या फिर जो प्रतिस्पर्धा होती है ये कैसी होनी चाहिए और ये लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है ये समझेंगे। ठीक है जी, चलिए। इसके साथ भारत के अंदर चुनाव किस तरीके से कराए जाते हैं, निर्वाचन क्षेत्र का क्या मतलब होता है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है, मतदाता सूची से क्या तात्पर्य है, भारत की चुनावी प्रणाली क्या होती है और उसी के साथ साथ भारत के अंदर चुनाव आयोग ये क्या होता है और ये किस तरीके से कार्य करता है, इसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं दोस्तों। बहुत बार आपके पेपर के अंदर यहाँ से सवाल बनते हैं, इसीलिए हर एक बिंदु को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझते चलेंगे। क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, पूछा जा रहा है चुनावी राजनीति के बारे में। देखिए चुनावी राजनीति क्या है दोस्तों कि चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। अगर हम लोग बात करते हैं दुनिया में देशों को चलाने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। दुनिया के अंदर अगर हम लोग देशों को चलाने के तरीकों को देखते हैं तो हमें अलग अलग दिख जाते हैं। जैसे एक दिखता है दोस्तों हमें राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, राजतंत्र का मतलब है कि एक राजा है और वो क्या करता है दोस्तों, वो क्या करता है देश के अंदर राज कर रहा है। फिर इसका बेटा क्या होता है, बेटा इसके बेटे को क्या होता है फिर राजा बनने का मौका मिलता है। तो एक ही परिवार के लोग जब आपको दिखता है कि एक देश के अंदर शासन को करते हैं, उस तरीके की शासन व्यवस्था को हम लोग राजतंत्र कहते हैं। वहीं दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों उसको हम लोग लोकतंत्र के नाम से पुकारते हैं। और लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों कि लोकतंत्र में देश की जो जनता होती है ना उसके पास देश को चलाने की आप देखते हैं कि शक्ति या फिर पावर होती है। और ये शक्ति और पावर कैसे कार्य करती है कि देश में चुनाव होते हैं, है ना, और इसी चुनाव के जरिए देश की जनता अपने में से कुछ लोगों को चुनकर अपना नेता बनाती है और ये चुने हुए नेता लोग फिर देश को चलाते हैं। ऐसा होता है, जी हाँ। राजतंत्र के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमें चुनाव होते हुए दिख जाएंगे, आप कहेंगे कि सर ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत ही हमें चुनाव होते हुए दिखते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये देखा कि लोकतंत्र जहां पर भी होगा, जिन जिन देशों के अंदर लोकतंत्र होता है, जहां पर ये कहा जाता है कि देश को चलाने की पावर देश की जनता के पास है, तो वहां पर हमें चुनाव होते हुए दिखते हैं। लोग अपने नेता लोगों को चुनते हैं क्योंकि चुनावों के माध्यम से ही हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को या फिर नेता लोगों को चुनते हैं, है ना। अब हमारा देश आखिर भारत चलता कैसे है, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। भाई जैसे हमारा प्यारा भारत देश है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जनता के पास देश को चलाने की पावर है और हमारे देश के अंदर होते हैं चुनाव। हर 5 साल में आप देखते हैं कि चुनाव होते हैं और जनता क्या करती है, भारत के अंदर अलग अलग इलाकों से अपने नेता लोगों को चुनती है। और ये जो नेता लोग होते हैं दोस्तों फिर ये क्या करते हैं, जितने भी नेता लोग जीत जाते हैं, ये जीते हुए नेता लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, उसी को हम लोग सरकार या फिर गवर्नमेंट कहते हैं।
और यही हमारी सरकार और गवर्नमेंट क्या करती है, देश का शासन चलाती है या फिर देश को चलाती है। देश को चलाने के लिए कानूनों को बनाती है और जो पुराने कानून होते हैं उनमें बदलाव करती है हमारी सरकार, है ना। तो कोई भी लोकतांत्रिक देश इस तरीके से चलता है। लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता के पास होती है पावर, जनता अपनी पावर के आधार पर ही चुनाव में भाग लेती है, अपने में से कुछ लोगों को नेता बनाती है। जीते हुए सभी नेता लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसे सरकार कहा जाता है, और सरकार देश में कानूनों को बनाती है और पुराने कानूनों में बदलाव लाती है ना। ये हमने यहाँ पर देखा। अच्छा, ये जो हमारी सरकार है, आप सभी को समझ में आया सरकार क्या है दोस्तों? कि जितने भी हमारे नेता लोग हैं जो जीत चुके हैं, ये सभी क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ये सभी लोग क्या करते हैं, फिर ग्रुप बनाकर देश को चलाने के कामकाज को बहुत सुचारू तरीके से करते हैं। हमारे देश में जब भी चुनाव होता है तो दोस्तों ये किसी उत्सव से कम नहीं होता। आप लोग देखते होंगे कि जब आपके गली मोहल्लों में या फिर आपके इलाकों में चुनाव होता है तो एक अलग ही तरीके का माहौल बन जाता है ना। आप देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, डिस्कशन होता है कि किसको चुनाव में वोट देना है, किसको चुनाव में वोट नहीं देना। हर एक बात पर आप देखते हैं कि लोग अपनी अपनी राय को प्रस्तुत करते हैं। तो भारत के अंदर जो चुनाव है वो किसी त्यौहार की तरह या फिर उत्सव की तरह मनाया जाता है। और भारत के चुनाव में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूरे तौर पर स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। भारत के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से वोट डलवा सकते हैं, कि किसी को डरा धमका कर आप कहें कि मुझे ही वोट देना वरना मैं तुम्हें सजा दे दूंगा, ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होना चाहता है वो नियम और कानून के दायरे में ही वोट की अपील करता है। किसी को डरा धमका कर या फिर आप देखते हैं कि जोर जबरदस्ती या फिर आप देखते हैं कि धोखाधड़ी कर चुनाव में वोटों को प्राप्त नहीं किया जाता। ये भारतीय चुनाव की और भारतीय चुनावी प्रक्रिया की बहुत बड़ी विशेषता है। अब सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई हम लोग चुनाव आखिर करते ही क्यों हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और बहुत बार आप देखते हैं कि आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर बन सकता है कि आखिर चुनाव होते ही क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चुनावों के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, मतदाता और उन लोगों का चुनाव करते हैं जो जनता के लिए कानून बनाएंगे। अब हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर अलग अलग राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपको दिखता है कि हमारे देश में हमें भारतीय जनता पार्टी दिखती है, कांग्रेस दिखती है, तृणमूल कांग्रेस दिखती है, उसके साथ ही एनसीपी दिखती है, कम्युनिस्ट पार्टी दिखती है, बीएसपी दिखती है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग राजनीतिक दल आपको दिखते हैं। और ये सभी राजनीतिक दल क्या चाहते हैं? ये सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि इनके लोग या फिर इनके साथी जीतें ताकि ये देश पर अपनी विचारधारा के हिसाब से शासन कर सकें, है ना। हम देखते हैं कि चुनाव आखिर होते क्यों हैं। सबसे पहले हम बिंदु देख रहे हैं कि जो मतदाता है, मतदाता का मतलब कि जो वोट दे रहा है ना, वोट देने वाला नागरिक जो है, वोट देने वाला, ठीक है, जो वोट देने वाला है दोस्तों, वो क्या करता है, वो जनता के लिए कानून बनाएगा। जैसे मतदाता जो है, मुख्य तौर पर जो हमारे नेता लोग हैं, ये क्या काम करते हैं, ये अगर चुनाव को जीत जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए ही तो कानूनों को बनाते हैं। तो सबसे पहले देश के लिए कानून बनाने के लिए हमें चुनाव कराने होते हैं ताकि किसी को जिम्मेदारी मिले। जैसे आप और हम अपने घरों की जिम्मेदारियों को संभाले हुए हैं, ऐसे ही देश की जिम्मेदारी को संभालने की जिम्मेदारी हमारे नेताओं की होती है, और नेता लोगों को जनता ही चुनकर भेजती है। मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं जो सरकार बनाएंगे और अहम फैसले लेंगे। ये जनता ही तो है जो किसी व्यक्ति को अपना नेता बनाती है और फिर वो सरकार बनाते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर किसी व्यक्ति को जनता ने नहीं चुना या फिर उसको अगर वोट ज़्यादा नहीं मिले तो वो नेता बन जाएगा, नहीं। आप देखते हैं कि देश के अंदर जो हमारे नेता लोग होते हैं वो देश की जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, और यही लोग क्या करते हैं, फिर देश को चलाने के अहम फैसले लेते हैं। मतदाता जो होते हैं या फिर जो वोट देने वाले लोग होते हैं उस राजनीतिक पार्टी का चुनाव करते हैं जो सरकार बनाएगी और कानून बनाएगी। देखिए, जब भी चुनाव होता है तो ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये चुनाव में क्या करती हैं दोस्तों, अपने अपने लोगों को उतारती हैं। कि कोई बीजेपी से, कोई आप देखते हैं कांग्रेस से खड़ा होगा सीट लेकर, कोई कहेगा कि मैं बीजेपी का हूँ, कोई कहेगा कि भाई मैं भारतीय बीएसपी का हूँ, है ना। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को खड़ा करती है और ये सभी लोग जनता को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ये जनता को लुभावने वादे करते हैं। आप मुझे चुनिए, मैं आपके घर में एसी लगवाऊंगा। हाँ, आप ही से कह रहा हूं, आप मुझे चुनिए, मैं आपके घर में फ्री वाईफाई लगाऊंगा। इस तरीके के लुभावने वादे जनता से किए जाते हैं, और जनता जिसके वादों को अच्छा मानती है, जिसके लुभावने वादों में को पसंद करती है, तो उसको अपना वोट देकर जिताती है ना। और फिर यही जीते हुए लोग देश को चलाने के कानून बनाते हैं और फिर देश को चलाने के अहम फैसले लेते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव के क्या क्या लक्षण होते हैं, कि अगर हम ये बात करते हैं कि भारत का
जो सिस्टम है या फिर भारत का जो शासन का तरीका है वो एक लोकतांत्रिक तरीका है। क्यों लोकतांत्रिक है? क्योंकि हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन यहाँ चुनाव नहीं होते, तो क्या हम इसे लोकतांत्रिक कहेंगे? नहीं भाई, किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वहां पर चुनाव होते हैं। और भारत के जो चुनाव हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यहां पर इस बिंदु को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हमारे देश है यहाँ पर हर नागरिक के पास, अगर आप देश के अंदर पैदा हुए हैं, अगर आप देश के नागरिक हैं और आपकी आयु अगर 18 साल से बड़ी है ना, चाहे आप किसी भी जाति के हों, भाषा के हों, धर्म के हों, लिंग के हों, समुदाय के हों, किसी भी संस्कृति से आते हों, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो आपको क्या मिलता है दोस्तों? आपको अपना प्रतिनिधि, आपको अपना नेता चुनने का पूरा अधिकार मिलेगा। जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं? आपको वोट देने का पूरा मौका मिलेगा, है ना। भारत के अंदर जो हमारा क्या है दोस्तों, वोटिंग सिस्टम है, वो कहलाता है वयस्क मताधिकार। क्या कहलाता है? वो कहलाता है वयस्क मताधिकार। यानी कि भारत के अंदर हर एक 18 साल से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी संस्कृति से आता हो, वो देश के अंदर अपने नेता को चुन सकता है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। उसी के साथ साथ हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति का जो वोट है ना दोस्तों, उसका मूल्य एक ही होता है। देखो, कभी ऐसा थोड़ी है कि हम कहें कि भाई हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे वो लोग हैं, अगर कोई मान लीजिए कि अगर 2 लोग हम कहें कि हमारे देश में हैं, ठीक है, 2 लोग हमारे देश में हैं, ये जो ए आदमी है ये पढ़ा लिखा है और ये जो बी आदमी है ये अनपढ़ है। हम कहें कि जो पढ़ा लिखा आदमी है जब ये वोट देगा ना, तो इसके एक वोट को हम 2 गिनेंगे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है तो ये अपने दिमाग का प्रयोग करेगा। और वहीं पर आप देखते हैं कि अगर कोई अनपढ़ आदमी है, ये 1 वोट दे रहा है, तो हम इसके वोट को 1 ही गिनेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं। हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि हमने हर एक व्यक्ति के वोट की जो वैल्यू है या फिर जो कीमत है वो समान ही मानी है। आप कितने भी समृद्धशाली हो, आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी पावरफुल हो, कानून की नज़र में सबको समान माना गया है और सबके वोट की कीमत सेम यानी कि एक ही रखी गई है। हम देखते हैं कि भारत में चुनाव 18 साल से बड़े कोई भी व्यक्ति अपना नेता चुन सकता है। भारत में आप देखते हैं कि वयस्क मताधिकार है और हमारे यहाँ पर हर एक वोट की वैल्यू एक समान ही होती है। उसी के साथ साथ चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि लोगों को बहुत सारे विकल्प देखने को मिलते हैं। जब भी चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि हमारे लोगों के पास अलग अलग विकल्प होते हैं। जी हाँ, बीजेपी से लोग खड़े होते हैं, कांग्रेस से खड़े होते हैं, आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी से खड़े होते हैं, तो अलग अलग जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनसे लोग खड़े होते हैं, है ना। कहते हैं आप हमें चुनिए, आप हमें वोट दीजिए, है ना। जब चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि जो जनता होती है उससे बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उनके अलग अलग उम्मीदवार होते हैं, तो जनता को विकल्प मिलते हैं। जनता क्या कर सकती है? जिसको भी पसंद करती है उसे अपना बहुमूल्य वोट देकर अपना नेता बना सकती है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो मतदाता होते हैं या फिर जो वोट करने वाले लोग होते हैं, वो अपने शासक को चुनने का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को चुन लिया तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपका नेता रहेगा, नहीं। आप सभी को पता है कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर जो हमारा वोटिंग सिस्टम है वो हर 5 साल के लिए होता है ना। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हर 5 साल के लिए वोटिंग होता है। तो अगर किसी को नेता बनने का मौका मिला है तो भैया जी आप देखते हैं कि 5 साल बाद दोबारा वोटिंग होगी और दोबारा से फिर आपको चुनाव में जाना होता है। तो देश के अंदर हर 5-5 साल के बाद आप देखते हैं कि देश के अंदर चुनाव होते हैं, चाहे देश की लोकसभा की बात हो या फिर अलग अलग विधानसभाओं की बात हो। देश में हम देखते हैं कि हर 5-5 साल के बाद दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं, है ना। तो चाहे हमारी विधानसभा हो, पंचायत हो, हमारे नगर निगम के चुनाव हो, इनमें भी आप देखते हैं कि 5-5 साल के लिए ही लोगों को चुना जाता है ना। और हमारे देश के अंदर हम लोग किसको मानते हैं कि भैया जी ये हमारा नेता बनने योग्य है ना। आप पूछते हैं कि किसको हम लोग मानते हैं कि नेता बनने योग्य है। मान लीजिए कि एक जगह है ना। आप मान लीजिए कि एक शहर है, इस शहर के अंदर मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है या फिर चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में हम देखते हैं कि 5 लोग खड़े हुए हैं, मान लीजिए, ठीक है जी। जी हाँ, हम देखते हैं कि चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में हम देखते हैं कि 5 लोगों का खड़ा होना हुआ है। इसमें पहले व्यक्ति को 50% वोट मिले, 50% वोट इस आदमी को मिले हैं, ए को। बी को मिले हैं हम देखते हैं दोस्तों 10% वोट, ठीक है। उसी के साथ हम देखते हैं कि दोस्तों ये जो सी है इसको मिले हैं 10% वोट, ठीक है। इसके बाद 20 को मिले हैं दोस्तों 50, 60, 70, है ना। आप देखते हैं कि इसको मिले हैं दोस्तों 20% वोट, डी को।
और इसको मिले हैं 10% वोट। तो भारत के अंदर मान लीजिए चुनाव हुआ, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो हमारी विधानसभाओं के जो आप देखते हैं कि चाहे हम अपने देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर जिन्हें हम लोग सांसद कहते हैं, जो देश की लोकसभा में जाते हैं, उनके लिए चुनाव हो, चाहे आपकी राज्य की जो विधानसभा है जिन्हें हम लोग विधायक कहते हैं, जहाँ पर विधायक लोग बैठते हैं, ये लोग जाएं, है ना, या फिर आपको दिखता है कि आपकी पंचायत, या फिर आप देखते हैं कि आपकी जो नगर निगम है जो आपके शहर को आगे बढ़ाती है। देश में किसी भी तरीके के चुनाव हो, उसमें कौन हमारा नेता जीतता है, वो जो सबसे ज़्यादा वोटों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आप देख रहे हैं कि 5 लोग खड़े हुए, अब इनमें जिसने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं कौन है, ए, इसको 50% वोट मिले हैं, तो आपको दिखता है कि इसको हम लोग अपना विनर घोषित करते हैं। भारत में कुछ इस तरीके से जिसको सबसे ज़्यादा वोटों की प्राप्ति होती है उसे ही नेता माना जाता है या फिर नेता चुना जाता है। उसी के साथ साथ कुछ और बिंदु भी हैं दोस्तों कि भारत के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र है, 1 या सीट से 2 से अधिक उम्मीदवार लड़ सकते हैं। आप देखते हैं कि भारत के अंदर अगर चुनाव हो रहा है, हमारे देश के अंदर कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं देश के अंदर, आप देखते हैं कि मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव का मतलब है कि जो हमारा पूरा का पूरा देश है उसको हमने 545 इलाकों में बांट दिया है। हर एक इलाके से एक नेता हमें आता हुआ दिखता है। अगर कोई आदमी कहे कि मैं तो 2-2 जगह से चुनाव लड़ना चाहता हूं, है ना, कि मैं दोनों 2-2 जगह से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो क्या उसको मौका मिलेगा? आप देखते हैं कि हाँ, उसको मौका मिलेगा। और कुछ ऐसा ही आप देखते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी के द्वारा भी किया गया था। 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें आप देखते हैं कि ये यूपी से यानी कि अमेठी से भी खड़े हुए थे, और उसी के साथ साथ केरल में जो वायनाड नामक इलाका है वहां से भी खड़े हुए थे। हाँ, यूपी से ये हार गए थे, लेकिन केरल वाले इलाके से ये जीत गए थे। तो कोई व्यक्ति हो जो भारत में चुनाव होते हुए देखता है तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, वो 2 से ज़्यादा जगहों से भी क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो जहाँ से भी जीतेगा वहाँ से फिर वो उनका नेता बन जाता है ना। और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं दोस्तों, आपको पता है कि वही हमारा चुना हुआ या फिर उम्मीदवार माना जाता है। कि इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही नेता बन जाता है, या फिर वही आप देखते हैं कि वही उस इलाके का शासक बनता है। हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं वो पूरे तौर पर स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं, यानी कि कोई जोर ज़बरदस्ती किसी पर नहीं की जाती है, कोई गड़बड़ी आप देखते हैं कि नहीं की जाती है। देश के अंदर हमारा चुनाव आयोग है जो हर एक चीज़ पर नज़र रखता है और पूरे तौर पर यह करता है कि लोग बिना किसी डर के अपना वोट दे सकें, है ना, कि कोई बाहरी व्यक्ति अपनी पावर का या फिर अपने पैसे का प्रयोग कर कर लोगों को वोटिंग करने के लिए कि आप मुझे अपना नेता चुने, अपनी तरफ आकर्षित ना करें। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जब भी चुनाव की बात होती है तो उसके अंदर हमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भी देखने को मिलती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी या फिर हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा साथी जीतें। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जितने ज़्यादा साथी हमारे जीत जाएंगे तो हम बड़े स्तर पर फिर क्या कर सकते हैं, देश में अपनी शासन को कराने की जो सोच है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समाज के लिए अच्छी नहीं है। बहुत बार ये माना जाता है कि जब भी चुनाव हो रहे होते हैं ना, तो चुनाव के अंदर ये जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं ये नहीं होने चाहिए, है ना। इससे गलत आदतों और भ्रष्टाचारों को बढ़ावा मिलता है। राजनेता चुनाव जीतने के लिए अलग अलग हथकंडों को अपनाते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो हमारे राजनेता हैं या फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये मुख्य तौर पर चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ये एक दूसरे पर आप देखते हैं कि अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं, ये मुद्दों पर बात नहीं करते। आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो असली विकास के मुद्दे होते हैं उन पे बात ना कर कर उल झुलूल चीज़ों में लोगों को कहीं ना कहीं भटकाते हैं, है ना। जनता को जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे आपको देखते हैं कि भटकाते हुए भी हमारे राजनेता दिख जाते हैं। ये कुछ शिकायत दिखती है कि जब चुनाव हो रहा होता है तो हर नेता कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीके की हरकतों को करता हुआ दिख जाता है ना। और हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली नेता चुनाव हार जाता है। अब उदाहरण के तौर पर आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा शक्तिशाली नेता है वो चुनाव हार जाता है, फिर क्या होता है तो दोस्तों कोई राजनेता धन और लाठी के बल पर भी चुनाव नहीं जीत पाते। हम देखते हैं कि देश के अंदर मुख्य तौर पर नेताओं को क्या है दोस्तों, चुनाव हारने का डर रहता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि हमारे देश में ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई व्यक्ति है वो चुनाव जीत गया तो फिर वो जिंदगी भर के लिए नेता रहेगा। भाई 5-5 साल के बाद आपको दोबारा जनता के सामने आना होगा। भारत की राजनीति में ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत शक्तिशाली नेता है
लेकिन अगर वो जनता के लिए सही तरीके से काम नहीं करेगा या फिर जनता उसे अगर पसंद नहीं करेगी तो वो हार भी सकता है। बहुत पावरफुल नेता हुआ, बहुत पैसे वाला व्यक्ति हुआ, वो भी आपको हारते हुए दिखता है ना। इसीलिए नेता लोगों को एक डर बना रहता है कि उन्हें जनता की भलाई के काम करने ही होंगे, है ना। इसीलिए आप क्या देखते हैं कि हमारे नेता लोगों को ये याद रहता है कि भाई हमें जनता की भलाई के काम करने होंगे, क्योंकि 5 साल बाद दोबारा से उन्हीं से तो वोट मांगना है। इसलिए नेता लोग क्या करते हैं दोस्तों, सही तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, नेता लोग अपने एरिया में अच्छे से अच्छा काम करते हैं, ताकि मुख्य तौर पर क्या है कि वो जनता के सामने जब दोबारा से वोट मांगने जाएं तो उनको किसी तरीके की आप देखते हैं कि हार का सामना ना करना पड़े। तो बड़े अवसरों पर देखते हैं कि भारत में जो हमारे चुनाव हैं वो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि दोस्तों स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसी छुटपुट घटनाएं आ जाती हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं हमारे। अपवाद का मतलब कि कुछ छोटे मोटे इलाके हैं जहां से हम देखते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन भारत का जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव को कराता है, वो पूरे तौर पर इस पर नज़र रखता है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के हों। उसी के साथ साथ दोस्तों पॉइंट है कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है ना, और भारत के अंदर निर्वाचन क्षेत्र, ये क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के समक्ष बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन का मतलब होता है कि पूरे देश को जनसंख्या के हिसाब से भिन्न भिन्न चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाता है। जो हमारे देश की जनसंख्या है, इतना बड़ी जनसंख्या है, आप देख रहे हैं दोस्तों, पूरा देश है हमारा। तो हमारे देश में हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, हमारा जो पूरा का पूरा ये जो लोकसभा की अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, जो पूरे देश के इलेक्शन होता है ना, हमारी जो संसद है उसका जो निचला सदन है लोकसभा, आप देखते हैं कि हर 5 साल में यहाँ पर चुनाव होते हैं, इसके लिए चुनाव होते हैं, और इसमें जो जीत जाते हैं उनको हम लोग MP है ना, या फिर सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे देश में हम देखते हैं कि देश को हमने क्या किया है दोस्तों, 545 अलग अलग हिस्सों में बांटा है ना। आप क्या देखते हैं कि हमारे देश में 545 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं, 545। ठीक है जी हाँ। और आप देखते हैं कि इन अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं कि इन सभी 545 इलाकों में लोग खड़े होते हैं। जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है तो वो व्यक्ति उस इलाके का नेता बन जाता है, और फिर ये सभी लोग क्या करते हैं, दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली आते हैं और यहाँ पर संसद में बैठकर देश को चलाने के नियमों को बनाते हैं। ऐसे ही हमारे देश में अलग अलग राज्य भी हैं, तो राज्यों के लिए हमारी विधानसभा है। पूरे देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी लोकसभा की होती है, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं पूरे देश को संभालने के लिए। ऐसे ही हर राज्य है, जैसे यूपी राज्य के लिए यूपी विधानसभा, बिहार राज्य के लिए बिहार विधानसभा, तमिलनाडु राज्य के लिए तमिलनाडु विधानसभा। तो हर राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी विधानसभा की होती है, और राज्यों के नेता चुनने के लिए हम क्या करते हैं, विधानसभाओं के इलेक्शन कराते हैं। पूरे देश के नेता चुनने के लिए हम लोकसभा के इलेक्शंस कराते हैं, और राज्यों से नेता चुनने के लिए हम विधानसभाओं के इलेक्शन कराते हैं। और हर विधानसभा के अंदर आप देखते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं की संख्या अलग अलग है। तो जहां पर ज़्यादा है पॉपुलेशन, जैसे अगर आप यूपी विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो यूपी विधानसभा के सदस्य हैं वो आपको ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर बात की जाती है गोवा की, तो गोवा विधानसभा में हम देखते हैं दोस्तों बहुत कम सदस्य आते हैं, क्योंकि इसकी जनसंख्या कम है। तो राज्यों की विधानसभाओं के अंदर हमें अलग अलग सदस्यों की संख्या दिखती है, ये उनकी पॉपुलेशन पर या फिर आप देखते हैं कि जनसंख्या पर टिकी होती है। ठीक है, तो जो हमारे राज्यों के नेता होते हैं वो विधानसभाओं में जाते हैं, जो देश को चलाने की जिम्मेदारी रखते हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस में हमारे आते हैं। ठीक है, अब भारत में हम देखते हैं कि हम कुछ ऐसे इलाके भी रखते हैं दोस्तों, जिनको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिनको हम लोग आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं। अभी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं, कि जब हमारे देश को बनाया, जब हमारे देश के संविधान को निर्मित किया गया, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो देश में हमारे बहुत से ऐसे भी लोग थे जो समाज में पिछड़े हैं, यानी कि जो बहुत पीछे रह गए हैं, जो आदिवासी हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे बहुत ही कमज़ोर समाज से आते हैं,
उनको भी देश में अपना प्रतिनिधित्व कि उन समाजों से भी लोग नेता बन सकें, इसके लिए क्या किया गया है, कुछ सुविधाएं की गई हैं। देश के संविधान में, हमारे संविधान को लिखने वालों ने समाज के हर व्यक्ति को अपना नेता चुनने का या फिर उनको नेता बनने का मौका मिल सके, इनके लिए कुछ सुविधाएं दी गई हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो हमारे शेड्यूल कास्ट या फिर आपको दिखता है कि जो हमारे दलित भाई हैं और ऐसे ही जो हमारे आदिवासी भाई हैं, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें हम कहते हैं, इनके लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं कि देश में अभी हम देखते हैं कि जितनी भी संख्या है लोकसभा की, उसमें से क्या किया गया कि कुछ सीटों को हम कहते हैं कि वो तो हमारे, उसमें से तो कुछ तो हमारे एसटी यानी कि आदिवासी भाइयों का आना ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ कुछ हमने अपने एससी लोगों के लिए भी क्या की है दोस्तों, आप देखते हैं कि आरक्षित की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे सामने क्या दिया गया है दोस्तों, साल 2019 में जो हमारे इलेक्शंस हुए थे उसकी कुछ रूपरेखा प्रस्तुत की गई है ना। लास्ट जो हमारे चुनाव हुए थे वो साल 2019 में लोकसभा के हुए थे, है ना। तो उसकी स्थिति के अनुसार हम देखते हैं ये साल 2019 में 26 जनवरी 2019 तक अगर हम देखते हैं कि जो भारत की पिछली लोकसभा दिखती थी, लास्ट लोकसभा दिखती है, उसमें 84 जो सीटें हैं वो हमने क्या की हैं, अपनी अनुसूचित जाति के लिए रखी हैं। कि देश में हम देखते हैं कि दोस्तों ये टोटल हमारे संसद के लोकसभा के सदस्य हैं, इनमें से हम देखते हैं कि जो 84 लोग आएंगे ना, 84 लोग चुने जाएंगे, वो आपको दिखता है कि अनुसूचित जाति के होंगे, है ना, अनुसूचित जाति के हमारे आते हुए दिखेंगे, जो हमारी समाज की निचले तबके से आते हुए दिखते हैं। वहीं 47 सीट जो होंगी वो आपको दिखता है कि अनुसूचित जनजाति यानी कि हमारे आदिवासी समुदाय से आपको दिखता है कि 47 लोगों का चुनकर आना तय है। इनके अलावा, है ना, ये इन पर यही लोग आएंगे। ठीक है, और इन सीटों से आप देखते हैं कि आरक्षित श्रेणी के जब भी चुनाव होंगे, कि देश में 84 सीटें लोकसभा की हमने हमारे एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व की हैं, और देश में 47 सीट्स जो हैं, 47 जो हमारे नेता होंगे वो आदिवासी समुदाय के होंगे, उनके लिए रिजर्व कर दी हैं। इस पर सिर्फ इन्हीं लोगों की, यही लोग चुनाव लड़ेंगे और यही लोग चुनाव जीत कर आएंगे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जब समाज में, कि जब हमारी संसद बने, जब हमारी सरकार बने, तो उसमें हम हर समाज के हर एक व्यक्ति को देश के शासन में शामिल कर सके, सत्ता में, देश को चलाने में सबकी भागीदारी की जा सके। बढ़ेंगे आगे दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा बिंदु है, पूछा जा रहा है कि भारत की चुनावी प्रणाली और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि अब भारत में जो हमारी स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकायों का मतलब क्या है कि देखिए, पूरे देश के लिए जो हमारा चुनाव होता है उसे हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं। हर राज्य के लिए जो हमारे चुनाव होते हैं उन्हें हम लोग विधानसभा के चुनाव कहते हैं, है ना दोस्तों। जी हाँ, और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, कि जो हमारी पंचायत के लिए, गांव के लिए, और ऐसे ही जो हमारे हर शहर के लिए, है ना, हमारी हर पंचायत के लिए और हमारे हर शहर के लिए जो हमारे चुनाव होते हैं उन्हें हम लोग स्थानीय निकायों के चुनाव कहते हैं। लोकसभा के चुनाव पूरे देश को चलाने के चुनाव होते हैं, पूरे देश के नेता चलाने के लिए नेता लोग इस चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। विधानसभाओं के चुनाव जो होते हैं कि हर राज्य के अंदर जो नेता होंगे, जो उस राज्य का विकास करेंगे, वो हमारी विधानसभा उसके नेता होते हैं। और गाँव के विकास के लिए और शहरों के विकास के लिए जो हमारे चुनाव होते हैं उनको हम लोग स्थानीय निकाय के चुनाव कहते हैं। और इन स्थानीय निकाय के चुनाव में, यानी कि पंचायत और नगर निगम के चुनावों में भी हमने सीटों को आरक्षित किया है। हमने क्या किया है दोस्तों, हमने सीटों को आरक्षित किया है। मुख्य तौर पर जो आरक्षित सीटें हैं, यानी कि रिजर्व किया गया है, आबादी के अनुसार हम क्या करते हैं दोस्तों, लोगों को प्रतिनिधि चुनने का मौका देते हैं। कि अगर पंचायत का चुनाव हो रहा है तो उसमें तय किया जाता है कि जितने भी गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं उसमें से कौन कौन लोग पंचायत के चुनाव में खड़े होंगे, यानी कि कौन कौन से समुदाय के लोग आ सकते हैं। कहीं से महिला पंचायत को बनाया जाता है, कहीं से हम देखते हैं कि एससी कम्युनिटी के जो हमारे भाई होते हैं उनको पंचायत का चुनाव का पद लड़ने का मौका दिया जाता है। तो जनसंख्या के हिसाब से आप देखते हैं कि हमारी स्थानीय निकायों में भी आरक्षित की गई हैं सीटों को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से हमारे सामने आता है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं मतदाता सूची। क्या कहा जा रहा है इसे कहा जा रहा है मतदाता सूची, है ना। मतदाता कौन होता है, मतदाता होता है वो व्यक्ति जो वोट कर रहा है, यानी कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा है उसे हम लोग मतदाता कहते हैं। अच्छा, चुनाव के कुछ महीने पहले हमारे देश में जब भी चुनाव होता है ना, उससे कुछ महीने पहले इस तरीके की लिस्ट आ जाती है दोस्तों, है ना। और इस लिस्ट में जो भी, मान लीजिए जो भी इलाका है
है ना। मान लीजिए कि जैसे दिल्ली का चांदनी चौक हुआ, तो दिल्ली के उस चांदनी चौक इलाके में जिनकी भी आयु 18 साल से बड़ी है, आप देखते हैं कि उनके नाम उस लिस्ट के अंदर होंगे। उनका फोटो होगा, वो उनका घर का पता होगा, उनका जेंडर यानी कि उनका लिंग होगा, वो किस गली में रहते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन आपको उस क्षेत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है। तो जो हमारा चुनाव होता है दोस्तों, मुख्य तौर पर जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, तो कोई भी इलेक्शन हो, चाहे आपके विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, या फिर आप देखते हैं कि आपके नगर निगम के इलेक्शन हो, उस टाइम पर आप देखते हैं कि कुछ इस तरीके की लिस्ट आ जाती है जिसमें जो इलाके के लोग होते हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और समय समय पर आप देखते हैं कि जो हमारा समय समय पर आप देखते हैं कि हम इस वोटिंग लिस्ट में संशोधन या फिर बदलाव करते रहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो 18 साल से बड़े हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको लिस्ट से हटाया जाता है। बहुत से बच्चे जो 18 साल से छोटे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उनको फिर इस लिस्ट के अंदर ऐड ऑन किया जाता है। तो हर समय समय पर आप देखते हैं कि इस वोटिंग लिस्ट में संशोधन किया जाता है। जो नए मतदाता होते हैं उनको शामिल किया जाता है और जो मृत लोग हो जाते हैं यानी कि जो अपने जीवन को खो चुके होते हैं उनको इस लिस्ट से हटा दिया जाता है। हमारे देश के अंदर जब भी आप वोट करने जाते हैं दोस्तों, है ना, तो हमारे देश के अंदर हम सभी भारतीय नागरिकों को क्या किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के जरिए भारत का जो चुनाव आयोग है जो चुनाव कराता है वो क्या करता है, एक कार्ड देता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग मतदाता फोटो पहचान पत्र या फिर आप देखते हैं कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड के नाम से भी पुकारते हैं। तो फोटो पहचान पत्र भी इसे साधारण शब्दों में कहते हैं कि जब मतदाता सूची तैयार हो जाती है ना, तो हर एक नागरिक को देश का हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये कार्ड इशू करता है और इसमें आप देखते हैं कि जो मतदाता है यानी कि जो वोट करने वाला है उसका फोटो होता है, पहचान लिया जाता है कि भाई यही आदमी वोट करने जा रहा है। और ये जो हमारा वोटर आईडी है दोस्तों, ये कोई आप देखते हैं कि वोटर आईडी मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है, मान लीजिए कि चुनाव हो रहा है, आज चुनाव है और आपके पास किसी कारण से वोटर आईडी नहीं है, तो क्या मैं चुनाव में वोट देने नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, नहीं पहुंच पाया, नहीं बन पाया, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पैन कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, राशन, आप देखते हैं कि आपका आधार कार्ड होगा, तो उसके ज़रिए भी आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी भारत का निर्वाचन आयोग आपको ये अपना आई कार्ड देता है ना, तो उसमें आपका चित्र होता है, आपका फोटो, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ और इसके पीछे आपका एड्रेस लिखा रहता है ताकि पता चल सके कि भाई कौन आदमी है, कहाँ से रहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं भारत की चुनावी प्रणाली, उम्मीदवार का नामांकन। उम्मीदवार का नामांकन का मतलब है कि जब भी चुनाव की तारीख आ जाती है तो उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। सबसे पहले हमारा जो चुनाव आयोग है जो चुनाव को कराता है ना, वो क्या करता है दोस्तों, वो तारीख तय कर देता है कि भाई मान लीजिए कि 15 तारीख को चुनाव होंगे, तो जब चुनाव की तारीख तय हो जाती है तो जिन जिन लोगों को चुनाव में खड़ा होना, जिनको नेता बनना है, वो चुनाव आयोग में जाते हैं और अपना नाम लिखवाते हैं कि हमें चुनाव में खड़े होना है। ठीक है, तो सबसे पहले चुनाव आयोग डेट तय करता है इलेक्शन की और उस तारीख को तय करने के बाद जो लोग चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वो अपना नाम लिखवाने जाते हैं चुनाव आयोग के पास। और जब किसी उम्मीदवार को किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चुना जाता है तो आमचोल की भाषा में बोला जाता है कि उसे पार्टी का टिकट मिल गया। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार ये सुना जाता है, कहा जाता है कि भाई इनको तो आम आदमी पार्टी का टिकट मिला है, इन्हें बीजेपी का टिकट मिला है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल, जैसे भारत के अंदर आप देखें, हमारे भारत के अंदर अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी हुई, जैसे कांग्रेस हुई, जैसे आम आदमी पार्टी हुई, जैसे आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी हुई, बीएसपी पार्टी हुई, है ना। जब आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि तुम हमारे नाम से चुनाव लड़ोगे, तो जब किसी उम्मीदवार को कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपना उम्मीदवार बनाती है कि तुम बहुत अच्छे हो इस इलाके के अंदर, तुम हमारे नाम से क्या करोगे, हमारी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ोगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको साधारण भाषा में कहा जाता है कि उस आदमी को पार्टी का टिकट मिल गया। अब जब नामांकन फाइल हो जाते हैं, यानी कि जब सभी लोग क्या कर देते हैं, अपना नाम लिखवा देते हैं, जो लोग चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, तो उम्मीदवारों को कुछ जानकारी और जमानत राशि भी रखनी होती है कि जब आपने अपना नाम लिखवा दिया इलेक्शन कमीशन के पास, तो आपको कुछ राशि जमानत के तौर पर भी रखनी होती है, सिक्योरिटी मनी भी आपको रखना होता है। चुनाव आयोग आपसे कुछ पैसे सिक्योरिटी के तौर पर भी रखता है ना। अच्छा, उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली जो भी कुछ जो राशियां होती हैं वो इस तरीके से हैं। मुख्य तौर पर जब चुनाव हो रहा होता है तो चुनाव आयोग कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे प्राप्त करता है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग के द्वारा प्राप्त की जाती है उसको हम एक एक कर देख रहे हैं।
इसमें सबसे पहले उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके खिलाफ कोई लंबित आपराधिक केस कि कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, ये पूछा जाता है। अगर है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। उसी के साथ उसके और उसके परिवार में लोगों के पास कितनी संपत्ति है ना, कि कितना पैसा है, कितनी ज़मीनें हैं, कितना गोल्ड है, हर एक इन्फॉर्मेशन उसे देनी होती है। जो उम्मीदवार है वो कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ से उसने पढ़ाई की है, कहाँ कौन सी डिग्री उसको प्राप्त है, ये उसको देना होता है। तो जब एक बार कोई आप देखते हैं कि इलेक्शन की डेट हो जाती है, उसके बाद जब लोग इलेक्शन की डेट होने के बाद अपना नाम लिखवा देते हैं चुनाव आयोग के बाद, फिर आप देखते हैं कि क्या किया जाता है। फिर उसके बाद जो चुनाव आयोग होता है उम्मीदवारों से उनकी इन्फॉर्मेशन मांगता है कि कोई केस वेस तो नहीं है, अगर है तो पूरी जानकारी दो, अपनी प्रॉपर्टी और पैसे के बारे में बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ। फिर ये सब हो जाने के बाद शुरू होता है दोस्तों चुनाव प्रचार। यानी कि अब अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं या फिर जो अलग अलग उम्मीदवार हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, अपनी नीतियों के बारे में कि जनता को वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि जनता उनको क्यों चुने। इसके लिए चुनाव आयोग प्रचार करने का मौका देता है ना, कि जनता को क्या है दोस्तों शिक्षित करना है कि जनता आपको क्यों चुने, इसके लिए चुनाव प्रचार होते हैं। और राजनीतिक पार्टियां आप देखते हैं कि बड़े बड़े स्तर पर जनसभाएं होती हैं, लोग पहुंचते हैं, नुक्कड़ सभा होती है, मोहल्ला सभा होती है। इस तरीके से लोगों को बताया जाता है कि आप मुझे क्यों चुने, ये सब चीज़ें होती हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, पोस्टर बनाए जाते हैं, गाने बनाए जाते हैं, है ना, और एक्टर्स एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता है विज्ञापन के लिए, प्रमोशन के लिए। और उसके साथ ही जब चुनाव प्रचार के दौरान इन कामों पर प्रतिबंध होता है ना, आप देखते हैं कि अगर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दें, लेकिन आप कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते उस चुनाव प्रचार में। जैसे आप वोटर को रिश्वत नहीं दे सकते कि भैया जी लो 5,000 रुपया दो और हमको वोट दे देना, ऐसे नहीं कर सकते। ना ही आप अपने वोटर को धमका सकते हैं, डरा कर भी, और ना ही पैसे देकर आप उनसे वोटिंग प्राप्त कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपके धर्म का हूं तो मुझे धर्म के आधार पर वोट दो। जाति के आधार पर भी वोट मांगना आप देखते हैं कि सही नहीं माना जाता है, चुनाव आयोग उस पर प्रतिबंध लगाता है। अगर आप चुनाव प्रचार करने के लिए सरकारी, मान लीजिए कि अगर आप अभी नेता हैं और उसके लिए आप अपनी सरकारी संसाधनों का प्रयोग करते हैं, सरकारी गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, सरकारी किसी और संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी आप देखते हैं कि उसकी भी इजाज़त नहीं होती है। अच्छा, देश के अंदर जो हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें कोई व्यक्ति कितना अधिक तक खर्चा कर सकता है, तो चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि आप 25 लाख रुपए तक का, एक व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र से खड़ा होता है तो वो 25 लाख रुपए तक चुनाव प्रचार के लिए क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। और वहीं अगर विधानसभा की बात की जाए तो आप 10 लाख रुपए तक क्या कर सकते हैं, उस 10 लाख से अधिक तक का खर्चा कर सकते हैं, है ना। ये आप देखते हैं कि ये चुनाव आयोग के द्वारा भी लिस्ट बना दी गई है, वरना तो लोग करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर देंगे चुनाव प्रचार में। कि लोकसभा के लिए 25 लाख रुपए है और आप देखते हैं कि विधानसभा जो राज्यों के चुनाव होते हैं उसके लिए 10 लाख रुपए तक आप खर्चा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जब देश में या फिर किसी भी इलाके में ये तय हो जाता है कि चुनाव प्रचार हो गया, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जब चुनाव प्रचार हो जाता है, जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है तो आप देखते हैं कि क्या किया जाता है। जो चुनाव आयोग होता है ना, वो आचार संहिता लगा देता है। सर ये खाने वाला आचार है? नहीं बेटा। आचार संहिता का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आचार संहिता का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर अब उस क्षेत्र में जहां पर चुनाव होगा ना, वहां पर आप देखते हैं कि चुनाव आयोग उस क्षेत्र पर पूरी नजर रखेगा और उस क्षेत्र में चुनाव किस तरीके से होंगे उससे संबंधित कुछ नए नियम बन जाते हैं। जैसे अगर चुनाव प्रचार होगा तो वो पूजा स्थल के लिए उपयोग हो, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन का तो प्रयोग नहीं हो रहा, चुनाव आयोग के लिए अधिकारी या विमान का तो उपयोग नहीं हो रहा, किसी परियोजना की मुख्य तौर पर कि अब कोई पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए कि अभी चुनाव की तारीख तय हो गई और इस समय का जो नेता है, चुनाव की तारीख तय होती उसे याद है कि अब मैं नए नए काम करूंगा तो जनता को याद रहेगा कि मैंने अभी ये किया है। उस टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते। तो चुनाव की तारीख तय होने से और उसी के साथ साथ जब आचार संहिता लगती है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उससे पहले पहले तक आप देखते हैं कि सारे कामों को करा जाता है, क्योंकि आचार संहिता लग जाने पर हर एक चीज़ आप देखते हैं कि थम सी जाती है, सिर्फ इलेक्शन पर ही फोकस किया जाता है। और आचार संहिता लग जाने पर आप देखते हैं कि चुनाव आयोग पूरे तौर पर उस क्षेत्र में अपना आप देखते हैं कि आधिपत्य रखता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि भारत में मतदान और मतगणना, कि भाई वोटिंग वाला दिन आ गया है ना, कि इलेक्शन हो गया, लोगों ने अपना नामांकन कर लिया, प्रचार हो गया, आचार संहिता लग जाती है, फिर इलेक्शन वाला दिन आ जाता है। और हम देखते हैं कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जहां पर आप देखते हैं कि जब वोटिंग की जाती है तो उसके लिए ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरीके की वो मशीन होती है।
आप अपना वोट डालने के लिए जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक मशीन होती है, उस मशीन में आपके इलाके से जो आदमी खड़ा हो रहा होता है उसका नाम होता है, उसका फोटो होता है, वो किस पार्टी से है उसका चित्र होता है ना, उस पार्टी का सिंबल होता है। तो आप उसके सामने वाला बटन दबाकर क्या कर सकते हैं, उसको अपना वोट दे सकते हैं। और बैलेट पेपर की तुलना में पुराने ज़माने में भारत में आप देखते हैं कि पेपर पर, स्टैम्प पर आप देखते थे कि इलेक्शन होता था, लेकिन ईवीएम जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसके बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि दोस्तों हमें फ़ायदे देखने को मिलते हैं। ईवीएम जो होते हैं ये दोस्तों ये वज़न में हल्के होते हैं, और ये मुख्य तौर पर क्या है कि ये इन ईवीएम मशीनों में हम बहुत सारे लोगों के वोटों को जमा कर सकते हैं। कागज़ की भी आप देखते हैं कि कम खपत होती है। इससे क्या है वोटिंग गिनने में कि जब इलेक्शन हो गया उसके बाद बस आपको फाइनल बटन दबाना है टोटल, तो आपको पता चल जाता है कि किसको कितने कितने वोट मिले। तो इस मशीन की गणना से हम देखते हैं कि सही वोट पता चल जाते हैं और बहुत कम समय में हमें रिजल्ट पता चल जाता है। और आजकल ईवीएम से आप देखते हैं कि पेपर ट्रेल भी निकलता है कि जब आप वोट देने जाते हैं ना, कि मान लीजिए कि मैंने अगर किसी व्यक्ति को अपना वोट दिया है ना, तो अगर मैंने अपने किसी व्यक्ति को वोट दिया, मान लीजिए मैंने नंबर 1 वाले व्यक्ति को वोट दिया, तो यहाँ से एक रिसिप्ट होती है, एक पर्ची भी निकलती है, जिससे ये साबित होता है कि हाँ आपका वोट उसी व्यक्ति को गया है। तो आप देखते हैं कि ईवीएम पर वोटिंग करने के बाद एक पेपर ट्रेल भी आपको दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसी को आपका वोट दिया गया है ना। मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोटिंग होती है तो उसमें गड़बड़ी या फिर धांधली का जो अवसर होता है वो बहुत कम होता है। जब पुराने ज़माने में हम बैलेट पेपर से करते थे ना, तो लोग अपनी मन मर्जी के हिसाब से एक व्यक्ति 4-5 वोट डाल दिया करता था, लेकिन ईवीएम के अंदर ऐसा होते हुए हम नहीं देखते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ से जो हमारा बिंदु है वो है संबंधित चुनाव आयोग से, कि भाई भारत के अंदर ये जो चुनाव आयोग होता है ये कौन है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके पास कितनी शक्तियाँ होती हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो भारत का चुनाव आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि देश के संविधान ने इस संस्थान को बनाया है, जो सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र है। यानी कि देश की सरकार इसमें कुछ भी अपना क्या नहीं कर सकती, अपने लोगों को यहाँ पर नहीं रिक्रूट कर सकती। पूरे देश में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है या फिर जो चुनाव आयोग का हेड होता है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर इनकी नियुक्ति होती है। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चुनाव आयोग के हेड होते हैं, उनको चुनते हैं। और आप देखते हैं कि जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना असंभव है। कि मान लीजिए कि अगर चुनाव की तारीख तय हो गई और कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे प्रेशर बनाकर कि हम जो चुनाव कराने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है अगर उनके साथ संबंध अच्छे नहीं है उसे हटा दें, ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव की तारीख तय होते ही मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है बेटा, उनको हटाना बिल्कुल असंभव होता है। चुनाव की तारीख घोषित होते ही पूरा का पूरा जो प्रशासन होता है उस इलाके का वो चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है, चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत के अंदर चुनाव हैं वो बिल्कुल सही तरीके से होते हैं, क्योंकि सरकार, नेता लोग अपने हिसाब से तो नहीं करा रहे, एक अलग संस्था है, उस संस्था के लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कराते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत के जो चुनाव हैं वो बिल्कुल संतुलित तरीके से होते हैं। अब आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, पूछा जा रहा है कि चुनाव क्यों ज़रूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है ना। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूति करने का अवसर देता है। चुनाव न्यायपालिका के कामकाज के हस्तक्षेप का अवसर देता है। देखिए, चुनाव क्यों ज़रूरी है इसके बारे में कौन सी वाक्य सही नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। चुनाव के अंदर हमारी जो न्यायपालिका है वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, है ना। आप देखते हैं कि चुनाव के अंदर जो हमारी न्यायपालिका है वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वो न्यायपालिका काम होता है न्याय करना, ना कि चुनाव में दखल अंदाजी करना। ऑप्शन डी आप देखते हैं कि बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, ये बताने के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है ये बताना है आपको। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा चुनाव मतदाता हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार करती हैं। कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, ये जो बात कही गई है, इसके बारे में कौन सा तर्क सही नहीं बनता, है ना। आप देखते हैं कि हाँ, भारत में जब चुनाव होते हैं और जो लोग हार जाते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई चुनाव सही तरीके से हुए हैं और हम जनता की जो
हमारे को वोट कम मिले उस बात को मानते हैं। हाँ, ऐसा होता है। भारत में 18 साल से अधिक व्यक्ति चुनाव में मतदाता है, वोट करता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं, जी हाँ। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा वोटर हैं, इससे भारत का चुनाव लोकतांत्रिक है, ये बात साबित नहीं होती। ज़्यादा वोटर से भारत की चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, ये बात साबित नहीं होती। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत में आम चुनाव कितने वर्षों में होते हैं। भारत के अंदर जो हमारे ये आम चुनाव होते हैं दोस्तों, हर कितने साल में किए जाते हैं। आप सभी को पता है कि हर 5 साल के बाद चुनावों को कराया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में कितने संघीय निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया है। 543 है ना। वैसे तो मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि आपकी पुस्तक पुराने समय की छपी हुई है, तो जो आप देखते हैं कि 2 हमारे एंग्लो इंडियंस होते थे, लेकिन अब 545 ही हैं, तो 543 लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने वोट डालने का अधिकार है। कि जब भी देश में चुनाव होगा, मान लीजिए कि अगर लोकसभा का इलेक्शन है, तो एक व्यक्ति कितने वोट डाल सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक ही वोट डालने का अधिकार है भाई, है ना। एक ही बार वोट दे सकता है एक व्यक्ति एक चुनाव में। अगला सवाल है कि चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। देखिए, हमारे देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने चिन्ह होते हैं, क्योंकि भारत के अंदर अधिकतर जनसंख्या निरक्षर है, पढ़ नहीं सकती, लेकिन वो सिंबल्स को पहचान लेती है, चिन्ह को पहचान लेती है कि कमल यानी कि बीजेपी, हाथ यानी कि कांग्रेस, हाथी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, झाड़ू यानी कि आम आदमी पार्टी। तो इन चुनावों के जरिए आप देखते हैं, चुनाव के चिन्हों के जरिए जो अनपढ़ जनता होती है वो भी चुनाव में सही अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती है। और ये जो चुनाव चिन्ह होते हैं, ये किनके द्वारा दिए जाते हैं, ये भारत के चुनाव आयोग के द्वारा आप देखते हैं कि दिए जाते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं, चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है। जो चुनाव का घोषणा पत्र होता है, ये किन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। जो चुनाव घोषणा पत्र होता है, यानी कि जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं, जब भी चुनाव हो रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपने घोषणा पत्र या फिर मैनिफेस्टो घोषित करते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे, आप हमें क्यों चुने, उसको लेकर पूरी लिस्ट बनाई जाती है, पूरी घोषणा की जाती है। उसी को हम लोग मैनिफेस्टो या फिर चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं, जो हर राजनीतिक दल के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। हम सभी को पता है कि हमारे जो चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव आयोग के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। भारत में प्रत्येक मतदाता को कितना वोट देने का अधिकार है दोस्तों, 1, ठीक है जी। सवाल दोबारा आ गया है। चलिए, तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के जो हमारे बेहतरीन से सवाल रहे थे उनको एक एक कर डिस्कस किया है। और ये जो हमारा आप देखते हैं कि चुनावी राजनीति वाला चैप्टर था, इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर को हमने कंप्लीट किया है ना। लेक्चर नंबर 1 आज हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के साथ मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उस नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि दोस्तों, है ना, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही गहराई के साथ डिस्कस करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।